Hello class 10th. So this is 3.1. Okay. थर्ड पॉइंट का सेक्शन नंबर 1 है, ये पार्ट है और द नेम इज़ एज यू कैन रीड इट, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। देखो, कोई भी रिवॉल्यूशन, सभी रिवॉल्यूशन जो हैं वो लॉजिक्स पे और ट्रिक्स पे, वॉर के थ्रू, वेपन से नहीं लड़ी जाती हैं। लोगों को वहाँ तक लाने के लिए आपको इमोशंस का सहारा लेना होता है, क्योंकि वही हमारे पास हैं, है ना। किसी को तलवार से उस टाइम में मार देना ऐसे ही थोड़ी था, या कभी भी ऐसे ही नहीं था, ना ही आगे होगा, है ना। वो एक रीज़न चाहिए, एक कॉज होना चाहिए, एक मोटिव होना चाहिए कि हम ये क्यों लड़ रहे हैं, है ना। हम अगर अपोज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या फीलिंग है हमारे इसके पीछे। फीलिंग ही तो हमारे एक्शंस को बनाती हैं, यस और नो, है ना। तो वही यहाँ पर ये जो पार्ट जोड़ा गया है वो बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि आपने जब भारत में रिवॉल्यूशंस हो रहे थे तब वहाँ पे यहाँ पे भी देखा होगा कि कितने सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स बनाए गए, इमेजेस बनाई गई, स्लोगन्स बनाए गए, लोगों को के इमोशंस को टच किया गया और वहाँ तक बात पहुँचाई गई जहाँ तक वो इंसान पढ़ा लिखा भी नहीं है ना, कि वो समझ सके, उसके उस माइंड के उस लेवल तक, उस तल तक उतारा गया उस भाव को जो उसके अंदर कहीं सोया हुआ है ना। जानते तो सभी हैं कि मैं इस देश का नागरिक हूँ और मेरा ये कर्तव्य होता है, लेकिन उसको जगाना एक और बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, और ये एक लाइन काफ़ी अच्छी लिखता है एनसीईआरटी के, कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। Culture, art and poetry, stories and music helped express and shape nationalistic feelings। इस सारी चीज़ों ने, है ना, आर्ट भी है उसमें, पोइट्री भी है, स्टोरीज़ भी हैं, म्यूज़िक भी है, ये सब जो भी कुछ हुआ है ना, इसने एक रोमांटिज्म खड़ा कर दिया, इसने एक फीलिंग खड़ी कर दी जिसके अगेंस्ट में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग जब इस तरह से संगठित होते हैं, भावनात्मक रूप से जब संगठित होते हैं, तो उन्हें तोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। जब तो एक 23 ईयर ओल्ड भगत सिंह जैसा एक लड़का फांसी पर चढ़ जाता है, क्या भाव रहे होंगे उसके, जो उतनी छोटी सी उम्र में उसने वो बलिदान दिया था। बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर भी, यूरोप में भी वही कंडीशन हो रही है। मैं ये हर बार ये आपसे बोल रहा हूँ, यहाँ पर भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इंडिया में, भारत में होने वाले रिवॉल्यूशंस और यहाँ की फीलिंग्स को, यहाँ के जो आइडियोलॉजीज़ को, या अपने अंदर अपनी कंट्री के लिए जो फीलिंग है आपके में, उसको जानते हैं, उसको पहचानते हैं। तो अगर आप कंपेयर करके देखते हैं दूसरी चीज़ों से, तो आपको समझने में आसानी हो जाती है। यस और नो, राइट। तो romantic artists and poets generally criticized the glorification of reason and science। रीज़न और साइंस को कभी नहीं माना उन आर्टिस्ट ने, है ना। एंड फोर्स्ड इन स्ट्रीट ऑन इमोशंस, इंट्यूशन एंड mystical feelings। Their efforts was to create a sense of shared collective heritage। shared collective heritage, वर्ड पे ध्यान देना। a common cultural past as the basis of nation। जो कॉमन कल्चरल पास्ट हम लोगों का रहा, उस पर ध्यान दो, है ना। लोगों को उस चीज़ से जोड़ने की कोशिश करो। जो रिवॉल्यूशनिस्ट कर रहे थे उनका काम ठीक था, लेकिन पोएट्स ने, और जो ये इमेजिनेशन वाला एक ग्रुप है जो थोड़ा सा काइंड हार्टेड है, जो अपने मन से सोचता है, दिमाग से नहीं सोचता, है ना, उस एक ग्रुप ने उन जो रिवॉल्यूशनरीज पार्टीज़ थीं या जो एक्टिविस्ट थे, उनको इस तरफ मोड़ा कि ऐसे आप रिवॉल्यूशन को लेके चलो, उसमें एक भावनात्मक मोड़ लेके आओ, जिससे कि लोग और ज़्यादा आपके साथ हो सकें, है ना। उन्हें जगाने की कोशिश है बस, और वो जाग गए अगर, तो वो बहुत कुछ आगे आपका और अपनी कंट्री के लिए कर देंगे। एक बहुत यहाँ पे एक एग्जांपल है जर्मन फ़िलासफ़र का, जॉन
गॉट फायर्ड हैडर 1744 से 1803 तक रहे, claimed that true German culture was to be discovered among the common people. सिर्फ कॉमन पीपल में ही ट्रू कल्चर बसता है। जो कल्चर जर्मन की बात कर रहे हैं अपने, है ना, तो जर्मन कल्चर जो है वो कॉमन पीपल में बसता है। जैसे भारत में भी कहा जाता है तो कि असली भारत गांव में बसता है, वही भारतीय हैं। बाकी सब जो हैं इमिटेशन कॉपीज़ हैं, इमिटेशन है वेस्टर्न कल्चर का, कोई अमेरिकन कल्चर का, कोई कहीं का कोई कहीं का। असली भारत जो वाकई में जो है वो गांव में बसता है, वही जानता है सही से जीना। जो हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, उसकी तरह से जीना, है ना, नेचर के साथ जीना, मतलब कि नेचर को सिर पे रख के जीना, वही भारत था हमेशा से और रहेगा भी वही, है ना। आप चाहे कितना भी कंक्रीट पेल दो जंगल के ऊपर, उससे कुछ बदलाव नहीं आने वाला। तो समझ में आ गया। तो उन्होंने कहा कॉमन पीपल। यहाँ पे एक जो ग्रीक में लिखा गया है दास वॉल, है ना, उन्होंने कहा फोक सॉन्ग्स को, पोएट्री को, डांसेस को, यही जो है ट्रू स्पिरिट है नेशन की, और इसी को पॉपुलराइज़ किया उन्होंने, जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा। लोग इसको बात को जल्दी से समझते हैं। पोएट्री में आप कोई बात कहिए, गाना गा के सुनाइए, अपने कंट्री की तारीफ़ें करिए उसमें, है ना, तो वो लोगों को जल्दी से याद होगी। एक छोटे से बच्चे को भी वो गाना याद हो जाता है। पोएट्री हमें जल्दी याद होती है ना, वहाँ पे एक रिदम होती है। आप देखो जितना भी दुनिया में काम की बात थी वो सारी पोएट्री में कही गई है। इस दुनिया में जितनी भी काम की बात लिखी गई है, जिन्हें हर अलग अलग जो है उन्होंने धर्मों ने नाम देकर अपने ग्रुप बना लिए, तो जितनी भी काम की बातें कही गई वो सारी पोएट्री में कही गई हैं। ये एक जादू है, एक मैजिक है पोइट्री का, जो रिवॉल्यूशन में भी यूज़ हुआ, है ना। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोल्क कल्चर वाज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल बिल्डिंग्स, है ना। एक और एग्जांपल जो यहाँ पर पोलैंड का लेते हैं कि वर्नैकुलर लैंग्वेजेस, जो डायलेक्ट्स हैं ना, हमारी बोलियाँ हैं अलग अलग छोटी छोटी, ठीक है, उन पर ज़्यादा जोर दिया जाए नेशनल स्पिरिट को बनाए रखने के लिए। जो क्योंकि वर्नैकुलर्स हमारी बेसिक लैंग्वेजेस हैं, उसके ऊपर जो भी राजा हम पे अटैक करके अपने लैंग्वेज को साथ में लाया और वो यहाँ आके मिल गई, वो अलग बात है, मिल गई, लेकिन हम अपने डायलेक्ट्स थोड़ी छोड़ देंगे। वो जो एक वर्नैकुलर लैंग्वेज हमारे एक तरीके से डीएनए में बसी हुई है ना, वो लगातार बनी रहेगी। और वही जोर पोलैंड में भी और रशिया की जो कंडीशन थी, मतलब कि पूरे यूरोप में ही दिया गया कि आप जो है वर्नैकुलर लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा हद तक आप आगे लेके आइए, क्योंकि लोग समझते वही हैं। अगर आप बिल्कुल प्योर जर्मन में वहाँ जर्मनी के गांव में जाकर प्रचार करेंगे कि हमें देश को बचाना है, बनाना है, या हमें इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो लोग पागल समझ के भगा देंगे आपको। ये कौन है ना। महात्मा गांधी ने जिस स्टेट में गए तो मोस्टली उन्हीं की लैंग्वेजेस को यूज़ करने की कोशिश की, है ना। एक टाइम में तो वो बड़ी गलती कर गए थे, उन्होंने कह दिया था कि हिंदी में दम नहीं है, कि हिंदी जो है वो रिवॉल्यूशन की लैंग्वेज नहीं बन सकती। तो जो निराला बहुत कवि हुए हैं, और तो वो काफ़ी जो है उनमें मतभेद रहा इस बात को लेके। तो आप बेसिक लैंग्वेज को अगर छोड़ते हैं तो आप अपनी बात नहीं समझा सकते, है ना। उसी स्तर पे जाके आपको बात समझानी पड़ती है। तो वही यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड, क्योंकि पोलैंड में बड़ी भारी दिक्कत थी 18वीं सेंचुरी के अंत तक। रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, पोलैंड के एरिया को इन तीनों ने बांट रखा था, और बड़ी मुसीबत थी उसके सामने कि वो अपनी जो उसकी एग्जिस्टेंस है उसको भी नहीं बचा पा रहा था। उसको एग्जिस्टेंस को बचाने का तरीका था कि इन सब की लैंग्वेजेस को हटा दिया जाए, उनके कल्चर को हटा दिया जाए। तो इसमें काफ़ी अच्छा काम करने वाले पर्सन थे कैरोल, है ना। सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरा एंड म्यूज़िक,
ओपेराज होते थे उस टाइम पे, उन्होंने काफ़ी हद तक ये कोशिश की कि अपनी लैंग्वेज को, अपने नेशनल स्ट्रगल को इनके थ्रू दिखाएं। टर्निंग फोल्क डांसेस लाइक द पोलोनियस एंड मजूरका इनटू द नेशनल सिंबल्स, नेशनलिस्टिक सिंबल्स। उन्होंने डांस को ही नेशनलिस्टिक सिंबल बना दिया कि यही हैं हम, बेसिकली हम देसी तरीके से यही हैं। और ये हो जाना काफ़ी बड़ी बात होती है कि आप बेसिक तरीके से अपने आप से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन थी। ये अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ये पॉलिश लैंग्वेज के ऊपर है। काफ़ी कोशिश की गई कि उसको स्कूल से ही हटा दिया गया था, है ना। और रशिया ने मतलब यहाँ पे एक ज़रा जो है काफ़ी गुंडागर्दी दिखाई है अपनी। देखो आपको लाइन में सुनाता हूँ कि लैंग्वेज ट्रू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट sentiments after Russia occupation. The Polish language was forced out of schools and the Russian language was imposed everywhere. पॉलिश लैंग्वेज को स्कूलों से ही हटा दिया था। 1831 में तो आर्म्स रिबेलियंस जो अगेंस्ट रशिया थे, रूल टुक प्लेसेस विच वर अल्टीमेटली क्रस्ड। Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance, and Polish was used for the church gathering and all religion instructions. As a result, अब क्या हुआ, झगड़ा तो हो ही रहा है। A large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by Russian authority as punishment for their refusal to preach in Russian. उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम तो रशियन में बोलेंगे नहीं, पोलैंड में बताएंगे, पोलैंड में ही हम जो है प्रचार करेंगे, चाहे आप ईसाइयत का कराइए या किसी और चीज़ का कराइए, आती है हमें पॉलिश है। अब उन्होंने कहा कि रशियन में बोलो, रशियन में आप जो है वो प्रीचेस करिए, चर्च का जितना भी काम है वो रशियन में करिए, जिससे प्रभाव पड़ेगा, आने वाले बच्चे जो हैं बड़े होंगे तो रशियन लैंग्वेज में बड़े होंगे, तो हमारे गुलाम बने रहेंगे। बड़ा भारी प्लान था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारे लोगों को उन्होंने जेल में ठुसवा दिया, कुछ और कर दिया, मगर कुछ भी हासिल नहीं हो पाया। द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। अगर आप पॉलिश का यूज़ करते हुए दिखाई दे जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप रशिया का विरोध कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ तक जो है कंट्रीज़ ने अपनी लैंग्वेज के ऊपर खेल खेला है। और रिवॉल्यूशन वाकई में ज़ुबान की तो लड़ाई होती है, और ज़ुबान मतलब कि जब आप अपनी बात को दूर तक कैसे लेके जाओगे, मीडियम क्या है, मीडियम लैंग्वेज है। और लैंग्वेज जो है वही होनी चाहिए जिसमें आपको बात सुनानी है, या जिसमें सुनने वाले मौजूद हैं, है ना। जिसके सुनने वाले मौजूद हैं, आप उसी लैंग्वेज में बात करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, आप अपनी बात को अच्छे से कह पाते हो, राइट। तो नंबर 3 आगे शुरू होगा 3.2। इसमें हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉल्ट्स हैं। किस तरह से बहुत बुरी हालत हो गई थी रशिया की, मेनली रशिया की तो नहीं कह सकते, मतलब कि ये जो यूरोप का सेंट्रल एरिया था उसकी, जिसमें रिवॉल्यूशन की वजह से अब प्रॉब्लम तो आएंगी, थोड़ा स्ट्रगल देखना झेलना पड़ेगा, है ना, तभी आप जो है फ्री हो पाते हैं। चलिए, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अभी आप इतना कवर करिए। और यहाँ पर जो केसेस दिए हुए हैं, ग्रेम ब्रदर्स की स्टोरी है नेशनविड पे, ठीक है, इसको स्टडी कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क, राइट। थैंक यू वेरी मच।